गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर प्रोबेबिलिटी के सेक्शन को जो हम लोगों ने लास्ट सीरीज़ में किया था उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक आइडिया देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है और कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज बात करेंगे कि अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरीके से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनीशन है PE बराबर NF अपॉन NS। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल केस और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। यानी कि किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता क्या होती है कि उस घटना के कितने फेवरेबल केस हैं और उसको हम सैम्पल स्पेस यानी कि जितनी टोटल संभावनाएं हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि PE डैश क्या है। PE डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई घटना है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी PE और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, PE डैश कहते हैं। PE डैश का मतलब है कि जैसे अगर हम किसी डाइस को फेंक रहे हैं तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से रिप्रेजेंट करेंगे तो हेड नहीं आना मतलब टेल आना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाई जाएगी, PE डैश। तो PE डैश जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, NU अपॉन NS। मतलब कि कितने अनफेवरेबल केस हैं और उसको सैंपल स्पेस से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों को अगर हम ऐड करें PE प्लस PE डैश तो ये हो जाएगा NF प्लस NU अपॉन NS। और हम लोग जानते हैं इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, NS के बराबर। यानी किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1, यानी किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। या इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि PE डैश बराबर 1 माइनस PE, यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो 1 में से उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर A एंड B आर 2 इवेंट्स, अगर A और B दो घटनाएं हैं और हम ये चाह रहे हैं कि दोनों घटनाएं हो एक साथ हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PA यूनियन B। तो PA यूनियन B का मतलब है कि या तो A इवेंट हो या B इवेंट हो, यानी कि इवेंट ऑफ A और इवेंट ऑफ B। मतलब या तो A हो या B हो, इन दोनों में से कोई भी एक इवेंट हो या दोनों हो, कम से कम एक इवेंट हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, PA यूनियन B। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब है इवेंट ऑफ A एंड इवेंट ऑफ B। यानी कि हमको दोनों ही घटनाएं चाहिए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि A घटना भी हो और B घटना भी हो, दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PA इंटरसेक्शन B से। इसके बाद नेक्स्ट है PA डिफरेंस B। इसका मतलब इवेंट ऑफ A बट नॉट B। मतलब A घटना तो हो लेकिन B घटना ना हो, यानी A के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस B के। माइनस का मतलब यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो A के होने की A हो और B इवेंट ना हो, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PA डिफरेंस B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अलजेब्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि A यूनियन B की होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, PA के बराबर प्लस PB के बराबर माइनस PA इंटरसेक्शन B के बराबर। अब अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा घटनाएं एक साथ हो रही हैं, इसी थ्योरम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इवेंट के लिए। उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस P
बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, हम लोगों ने कुछ अलजेब्रा की इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बात की थी, उसी सीरीज में हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट थी जो कभी भी एक साथ ना हो, यानी जिनके होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ क्या होगी, ज़ीरो। तो दो इवेंट अगर एक साथ हो रही हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी इंटरसेक्शन ए बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। दूसरी चीज़, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की थी। तो हाउ टू चेक कि कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर। तीसरी चीज़, पी ए डिफरेंस बी किसके बराबर होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, इन सारे फॉर्मूले के लिए, ये वाले स्पेशली इन सब फॉर्मूले के लिए आप वेन डायग्राम का लॉजिक लगा सकते हैं। सेट थ्योरी में आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा ए यूनियन बी, ये कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो ए डिफरेंस बी, और ये वाला हिस्सा बी डिफरेंस ए, और ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, ये वाला एरिया, इस पूरे में से अगर इस कॉमन वाले को हम माइनस कर दें, इस पूरे एरिया गोले में से आप देख रहे हैं सर्किल में से ये कॉमन वाला अगर हम माइनस कर दें तो हमको ये हिस्सा मिल जाएगा, और ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डिफरेंस बी को। तो यहीं से ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि पी ए डिफरेंस बी किसके बराबर होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम पी बी माइनस ए करेंगे तो पूरे वाला पी बी में से इस कॉमन वाले को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से सिंपल जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को हम लोग यूज कर सकते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हमेशा एक साथ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो होगा, और अगर इस फॉर्मूले में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो होगा, बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो होगा, और सी इंटरसेक्शन ए भी जीरो हो जाएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। इसके अलावा अगर कुछ इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है कि ये इवेंट्स ऐसी हैं कि इससे बाहर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये मोस्टली अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको यहाँ पर कवर किए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वर्ड जुड़ा हुआ है कंडीशन। तो मान लीजिए ए और बी दो इवेंट हैं, जिसमें से ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा कि ए और बी अगर दो घटनाएं ऐसी हैं जिसमें से ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है और उसके आउटकम या रिजल्ट के बारे में हमको पहले से पता है, हम जानते हैं कि ए क्या उसका आउटकम है, कि अगर ये घटना हुई है तो इसका आउटकम क्या आया, और ए और बी दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, डिपेंडेंट है। यानी ए एंड बी इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उस केस में बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसको हम पी बी अपॉन ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन, या probability of B when event A has already occurred
एंड इट्स आउटकम इज ऑलरेडी नोन, यानी बी के होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, जबकि ए घटना पहले से हो चुकी है और इसके परिणाम के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यानी कि ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी। नीचे याद रखिएगा वो आएगा वो इवेंट आएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है, यानी जिसका आउटकम आपको क्या होगा पहले से पता है और ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस केस में बी के होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इस केस में याद रखिएगा ए और बी घटनाएं आपस में क्या होंगी? डिपेंडेंट होंगी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? पी बी के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डाइस थ्रो किए, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे हमने फेंके और हम ये कह रहे हैं कि सम जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और हमको ये ऑलरेडी पता है कि एक पासे में हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए? 4 नंबर आना चाहिए। तो यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये किसकी प्रॉब्लम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। यहां पर 2 घटनाएं हो रही हैं। एक घटना ये है जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम ए से कि उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए? हमारा 4। और बी क्या है कि सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहां पर बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाई जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाई जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अफेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है। इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई घटना कई बार की जा रही है, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार किया है, और जैसे अगर हमने कॉइन थ्रो किया तो कॉइन अगर हम थ्रो करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जैसे अगर हमने किसी कॉइन को 10 बार थ्रो किया और हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि 5 बार हमारा हेड आ जाए या 6 बार हेड आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते समय हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात कि जो भी इवेंट है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। जो आउटकम हम चाहते हैं उसको फेवरेबल बोलेंगे और जो नहीं चाहते वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। मतलब उसके सिर्फ 2 ही परिणाम होने चाहिए। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, अब अगर ई कोई इवेंट है और एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यानी उस इवेंट को, उस घटना को हम एन बार परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉल पी है कि एक बार उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो हम लोग जानते हैं कि P प्लस क्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और स्मॉल r क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच वी वांट सक्सेस। तो देखिए, सक्सेस का मतलब है कि हम वो घटना होने देना चाहते हैं, और फेलियर का मतलब है कि वो घटना हम नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस केस में r बार सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी एक्स इक्वल टू आर बराबर हो जाएगा एन सी आर पी की पावर r और q की पावर n माइनस आर। सिंपल फॉर्मूला है। एनडी के एग्जाम में कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम किसी घटना के
n ट्रायल कर रहे हैं और जिसमें से हम r बार सक्सेस चाहते हैं, और स्मॉल p क्या है, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और स्मॉल q क्या है, एक बार फेलियर की प्रोबेबिलिटी, जहां स्मॉल p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा 1। तो p x इक्वल टू r, x इक्वल टू r का मतलब है कि r बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर हो जाएगा, NCR इंटू p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। तो ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी हम तभी अप्लाई करेंगे कि जब किसी इवेंट को हम n ट्रायल करें और उस इवेंट के, याद रखिए, दो ही पॉसिबल आउटकम हो, एक वो आउटकम जिसको हम चाहते हैं उसको सक्सेस बोलेंगे, और एक बाकी जो आउटकम जिसको हम नहीं चाहते उसको हम क्या बोलेंगे, फेल्योर बोलेंगे। तो उस केस में हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप अभी तक की जितनी भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की वो आपको बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आएगी। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे इस सीरीज को आगे इसी तरीके से। थैंक यू।